चैप्टर नंबर 5 का पार्ट बी आता है। इसके अंदर हमने क्या देखना है कि हम स्टाफ को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं अपने कंपनी के लिए, उसकी डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, उसको कहाँ किस तरीके से डिवाइड करते हैं, मोटिवेशन किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस वगैरह अगर आ जाए तो उसको मैनेज किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर है कि हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। इंसान जो भी अपने वर्क प्लेस के अंदर जिस तरीके से बिहेव कर रहा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है, सिंपल से अल्फाजों के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर बताया कि 19 से 20 सेंचुरीज़ वगैरह उसके अंदर फ्रेडरिक टेलर ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था और उसकी स्टडीज़ वगैरह की थी और वगैरह वगैरह। उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टाफ सिलेक्शन का। स्टाफ को हम किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके प्रॉपर बेस होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूरा एक पोर्टल क्रिएट करते हैं जॉब का, कि हमें इस चीज़ से रिलेटेड जॉब ऑर्डर्स चाहिए, कौन कौन उसके अंदर इंटरेस्ट रखता है। सबसे पहले एक जॉब बनती है। उसके बाद क्या होता है कि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो अपनी सीवीज़ वगैरह उन एप्लीकेशन को फिल करते हैं, अपनी सीवीज़ वगैरह अपलोड करते हैं। उसके बाद जो होते हैं हम उनकी सीवीज़ को एग्जामिन करते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं उसके वगैरह उनके टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद उनको कहा जाता है कि वो वेट करें दूसरे प्रोसीजर्स के अंदर, तो वेट करते हैं। अगर जो शॉर्ट लिस्टेड मेंबर्स होते हैं उनके अंदर फिर देखते हैं कि कौन बेहतर है उस जॉब के लिए, तो उनको रखते हैं। उसके अलावा जो बाकी होते हैं उनको कॉल वगैरह नहीं करते हैं, उनको कॉल जिनको हमने रखना होता है उनको कॉल करके बुला लेते हैं, उनकी सीवीज़ वगैरह को देखते हैं। उसके बाद उनकी स्किल्स, जो उनकी प्रेजेंट स्किल्स हैं उनके ऊपर बेस हम सजेस्ट कर रहे होते हैं कि जो उनको अब काम आता है ना, जो उनकी स्किल्स अब हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को छोड़ो और जो अब उनको स्किल्स हैं उनकी बेस के ऊपर लोगों को हायर करो। उसके अलावा हमारे पास सबसे पहले आता है, अब उसके बाद आता है स्टाफ डेवलपमेंट। हमने डेवलपमेंट किस तरीके से करनी है कि देखो, अब हमने नए मेंबर्स जो हमने ले आए हैं, अब उनको डिवाइड किस तरीके से करना है, हमने किन टीम्स के अंदर उनको डिवाइड करना है, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर, मार्केटिंग के अंदर। उसके अलावा उसके बाद इनकी प्रॉपर टेस्टिंग भी होनी चाहिए। जो ये काम करें उनका टेस्ट भी तो लेना चाहिए कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास पहले अगर इतना नहीं नॉलेज है, उनके पास स्किल है, तो वो पहली दफ़ा काम करेंगे, इंटर्नशिप वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको कमर्शियल ट्रेनिंग कंपनीज़ के अंदर काम करवाया जाए। या जो चीज़ सॉफ्टवेयर टूल फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय को आता है, उसको चाहिए कि वो दूसरे को वो सिखा दे, अपने कोलीग्स को वो समझा दे। उसके बाद आते हैं स्टाफ की मोटिवेशन की बारी। मोटिवेशन के अंदर क्या होता है, मास्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स जो हमने पढ़ी थी, इसके अंदर 5 चीज़ें होती हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, ये बेसिक नीड्स होते हैं इंसान के, जिस तरीके से पानी वगैरह, फूड वगैरह कुछ भी। उसके बाद सेफ्टी नीड्स क्या होती हैं कि इंसान को सेफ, फाइनेंशियली तौर पर सेफ है या नहीं, फिजिकली, दोनों सिक्योरिटी तो उसको चाहिए होती है। सोशल नीड्स क्या होती है, हमारी लव एंड बिलोंगिंग्स, हमारी फैमिली। उसके बाद एस्टीम नीड्स क्या होती है, हमारी अचीवमेंट्स वगैरह। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारी पर्सनल ग्रोथ वगैरह, ठीक है। उसके बाद दूसरी मोटिवेशन का तरीका है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। एक्सपेक्टेंसी आती है, वो होता है कि हम एक पर्सन का अकीदा कि हम जितना काम करेंगे उतनी हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, जो हम काम कर रहे हैं उसका हमें रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि भाई हम जो रिवॉर्ड हमें मिलेगा उसकी हमारी नज़रों में क्या वैल्यू है, ठीक है। ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद ये पिरामिड होता है और सबसे ज़्यादा इंसान को नीड इस चीज़ की होती है। उसके बाद इसकी इस तरीके से ऊपर कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा नीड बेसिक होती है, पानी वगैरह की, राइट। उसके बाद एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, उसके 3 फीचर्स हैं। और मोटिवेशन का फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव हो सकता है, एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटेलिटी और परसीव्ड वैल्यू। उसके अलावा हमारे पास ये कुछ केस स्टडी हैं। यहाँ पर है एफिशिएंट वर्किंग। एफिशिएंट वर्किंग कब हमारी होगी, जब हम सही मार्केटिंग तरीके से टारगेट कस्टमर्स तक, क्लाइंट्स तक पहुँच रहे हैं और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस हमारे पास किसी भी तरीके से आ सकता है। जिस तरीके से अगर हमने डेडलाइन आ गई और हमने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ, तो इस वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। या हमारी जॉब जो है वो हमें पसंद नहीं है, इस वजह से बोर्डम की वजह से हमारा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा कोई भी तरीका हो सकता है जिस वजह से हमारी जॉब के अंदर स्ट्रेस आ रहा है, हम स्ट्रेस हो रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स और टीम मैनेजर्स भी अगर हमारी डेडलाइन करीब आ गई है तो स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए कि हम जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लें, दिन रात मेहनत करके डेडलाइन को मीट कर लें।
और डिफरेंट तरीके हैं। अब हमारे पास इनकी मेन वजूहात क्या होती हैं? रोल एम्बिग्विटी और रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है? हमें पता ही नहीं है स्टाफ को कभी उसने असल में काम करना ही क्या है। और रोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि एक पर्सन है, वो उसको अब यही समझ नहीं आ रही कि वो मैनेजिंग की टीम के अंदर जाएगा या मार्केटिंग टीम की तरफ। ये रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या होता है? हमें फोकस करना चाहिए प्रोडक्शन वगैरह के ऊपर, ठीक है। हमें इसकी परेशानी कम लेनी चाहिए। हमें ज़्यादा एंग्जाइटी की तरफ ये लीड कर सकता है, क्योंकि देखो हम जिस तरह रेस्टलेसनेस वगैरह शो करेंगे, पैनिक वगैरह होंगे, तो स्ट्रेस हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसको हमने अब किस तरीके से कम कर सकते हैं? ये और भी चीज़ों का बायस बन रहा है, नोज़िया, पेन वगैरह। अब हमने इसको मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स देखनी है वो क्या देखनी है? अगर ये स्ट्रेस लेवल एक हद से ज़्यादा हो रहा है ना, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ टेक्निक अप्लाई करने की ज़रूरत है। इसके अंदर जो हम मेथड्स देखते हैं वो है इमेजिनरी रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। प्रॉपर कोई मेडिटेशन वगैरह कर लो, कोई जिस तरह योगा वगैरह, कोई एक्सरसाइज, आप उस तरीके से स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो। और कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोचेज में आप थेरेपीज ले सकते हो, जिस तरह आप अपनी सोचों को और आपके बिहेवियर वगैरह के दरमियान का रिलेशन देख सकते हो। अपनी सोच को अच्छा करो, ख़ुद को पॉजिटिव बनाओ, अपने आप को खुद देखो कि भाई मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, उसको मैं किस तरीके से पॉजिटिव कर सकता हूँ। थेरेपी से बातें करके कुछ भी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी जॉब आपको पसंद नहीं है तो उसको चेंज कर लो, शायद आपका स्ट्रेस जो मैनेजमेंट है इस तरीके से हो जाए। ये हमारे पास वीक 5 का कंटेंट था।